नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी मार्केट में क्या नया जुमला फेंक दिया है और रील बनाने का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर क्या बोला और ममता ने भी फुल मजे लेते हुए पीएम को जवाब दिया है। पहले बात करते नया जुमला जो आया है मार्केट में पश्चिम बंगाल को नंबर 1 बनाने का, और उसका फॉर्मूला भी कमाल का बताया है प्रधानमंत्री ने। क्या देश के प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता सेनानियों के नारों का इस्तेमाल करना चाहिए चुनाव में? क्या कहते हैं बंगाल को नंबर 1 बनाने का दावा करते हुए पीएम मोदी, जरा सुनिए। बंगाल के पास सब कुछ है, बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है, इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल के पास सब कुछ है, देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। यही डायलॉग कर्नाटक में इस्तेमाल किया था। हिमाचल प्रदेश हो, असम हो, हरियाणा हो, जिस राज्य में चुनाव होता है पीएम मोदी नंबर 1 बनाने का दावा कर देते हैं। वहां पर बोल देते हैं कि आपके राज्य के पास सब कुछ है। कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। बस मोदी नहीं है, बीजेपी नहीं है, आगे स्वतंत्रता सेनानियों के नारे का इस्तेमाल करते हुए, चुनाव में इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जरा सुनिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से। दोस्तों, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी राजनीति करनी चाहिए? स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ नारे दिए थे। यहां पीएम मोदी उस नारे की तुलना टीएमसी से आजादी के लिए कर रहे हैं। राजनीति के लिए आजादी के नारे का इस्तेमाल क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या अंग्रेजों के साथ देश के ही एक राजनीतिक दल की तुलना करना, मतलब उसके समान ही बताना कि देखिए अंग्रेजों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई और टीएमसी से ममता बनर्जी से हम आजादी दिलाएंगे, और किस आधार पर आप नंबर 1 बनाएंगे? मतलब तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। क्या वर्तमान में यह नारा चलेगा? क्या इस तरह की राजनीति भारत के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए? जहां तक इस नारे के आधार पर नंबर 1 बनाने का दावा है बंगाल को, तो बिहार को क्या नंबर 1 बना दिया? क्या यूपी को नंबर 1 बना दिया? पर कैपिटा इनकम में बंगाल के हालात यूपी और बिहार से तो बेहतर हैं। बंगाल, यूपी, बिहार के पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों पर कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या जानकारी दी थी, जरा सुनिए। आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, पिछले साल के अंत की ही खबर है। एनडीटीवी की खबर आप देख सकते हैं। हेडलाइन क्या है? दिल्ली गोवा के लोग कमा रहे 5 लाख, यूपी बिहार 1 लाख को भीतर से आरबीआई की ताजा हैंडबुक में कई खुलासे। तो आरबीआई की हैंडबुक के आधार पर यह खबर लिखी गई है, और इस खबर में पश्चिम बंगाल कहां पर स्टैंड करता है और इसके बाद बिहार और यूपी कहां स्टैंड करते हैं, जहां पर डबल इंजन की सरकार है। तो ये आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल और यूपी बिहार कहां पर खड़े हैं। पहले आपको उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए। यूपी में क्या है पर कैपिटा इनकम? 1,08,572। उसके बाद बिहार की पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं 69,321 रुपए। यानी बिहार और यूपी के इतने खस्ता हाल हैं। वहीं बंगाल इनके मुकाबले कहां पर है? बंगाल भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इन दोनों राज्यों से कहीं आगे है। 1,63,467 पर कैपिटा इनकम है पश्चिम बंगाल में। आदर्श तो बंगाल के भी हालात नहीं है,
लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश तो फिसड्डी राज्यों में से आते हैं, तो क्या वहां पर युवाओं को, महिलाओं को इतना पैसा दिया जा रहा है कि क्या वो राज्य वहां के गरीब आर्थिक रूप से गड्ढे में है या नहीं? हालांकि दोस्तों, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि बंगाल के हालात भी कोई अच्छे तो नहीं है। बंगाल के लोगों को भी पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए, जैसे यूपी और बिहार के लोगों को करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर पलायन होता है। लेकिन इन समस्याओं को क्या एनडीए शासित राज्यों में या बीजेपी की सरकारें जहां पर है वहां पीएम मोदी ने दूर कर दिया? चाहे देश में पलायन की बात हो या फिर अमेरिका जैसे देश में डंकी मारकर जाने की बात हो, भारत में रोजगार के आंकड़े पीएम मोदी से सवाल करते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार के आंकड़े सवाल करते हैं और यहां पर पश्चिम बंगाल को एक सपना बेचा जा रहा है। चलो, यह समझना लाजमी है कि देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तो अपने वादे दोहराएंगे, लेकिन क्या स्वतंत्रता सेनानियों के नारों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे पीएम मोदी और किस फॉर्मूले की बात करते हैं, रील वाले रोजगार की बात करते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। बीजेपी बंगाल के युवाओं की क्रिएटिविटी को ताकत देगी, संवारेगी। आजकल बंगाल के बेटे बेटियों के म्यूजिक वीडियो में उनकी बनाई रील की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। कई रील तो मैंने भी देखे हैं। जाहिर है जाल मुड़ी से ही जिनको इतनी जाल लगती है, उनको युवाओं की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस ऑरेंज इकोनॉमी को, कंटेंट क्रिएशन को बंगाल की ताकत बनाएगा। अभी टीएमसी के सिंडिकेट तो पीएम मोदी फॉर्मूला बताते हैं, रील बनाने को ताकत बताते हैं, दावा करते हैं कि कंटेंट बनाने वाले ही ताकत बनेंगे, हम इसको ताकत देंगे। ममता बनर्जी इससे चिढ़ती हैं, यह बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, मोदी जी आप पर जो रील बनाता है, जो मजाकिया वीडियो बनाता है, उसको एक्स से क्यों हटवा दिया जाता है, यूट्यूब से क्यों हटवा दिया जाता है, इंस्टाग्राम से क्यों हटवाया जा रहा है? अगर आपको क्रिएटिविटी इतनी पसंद है तो अपनी आलोचना वाली क्रिएटिविटी क्यों बर्दाश्त नहीं होती? गलगोटिया वाले आपकी रैली में गए, उनके वीडियो तक हटवा दिए गए। एक छात्रा को लाइव आकर बताना पड़ा कि देखिए मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं है, मैंने तो बस बताया था कि मैं मोदी जी की रैली में गई और हम बस में गए, क्या खाने को मिला, क्या वहां पर हुआ, कैसे डबल अटेंडेंस वाला वादा किया गया, ये सब बताया गया। उसके बाद मेरा वीडियो हटवा दिया गया। तो मेरा कोई राजनीतिक दलों से लेना देना नहीं है। एक छात्रा को सफाई देनी पड़ी। इतना आखिरकार डर का माहौल क्यों? अगर आप दूसरों पर यह आरोप लगाते हैं कि क्रिएटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आपको तो करना चाहिए। आपको आलोचना को सर माथे पर लेना चाहिए। जब किसी यूट्यूब चैनल पर एक्शन होता है या कोई वीडियो हटवाया जाता है और पीएम मोदी फिर ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसे प्रवचन देते हैं, तो वो डायलॉग मुझे याद आता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो पीएम मोदी चूंकि खुद कंटेंट क्रिएटर है, तो इस बात को समझना चाहिए। कंटेंट क्रिएट करने वालों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। वो अलग बात है कि दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि देखिए मैं जो कंटेंट क्रिएट करता हूं, मैं जो झाल मुड़ी वाला वीडियो बनाता हूं, मैं जो झाल मुड़ी खाता हूं, तो झाल लग रही है विपक्षी नेताओं को। अब इसे लेकर ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया है। झाल वाले बयान को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बोला पीएम मोदी को, जरा सुनिए। আবার বলছে ঝাল লেগেছে, ঝাল লাগেনি আমাদের। ঝাল তো তোমার 2004 তারিখে যখন কাউন্টিং হবে তখন তোমার ঝাল লাগবে, আর তখন তুমি দেখবে আর লুচির মতো ফুলবে আর জ্বলবে তো জ্বলবেই। तो ममता बनर्जी कहती है कि असली झाल तो 4 मई को लगेगी, जब टीएमसी की जीत होगी और जलने वाले जलेंगे। तो ममता बनर्जी ने झाल वाले बयान पर इस अंदाज में पीएम मोदी को जवाब दिया है। हालांकि दोस्तों, ये तो नतीजे ही बताएंगे किसको झाल लगेगी और किसके बयानों का फिर मजाक बनेगा 4 मई को। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।